हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 13 जनवरी के चौथे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके और हिंदी सेक्शन के, उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिन्होंने भी चौथे शिफ्ट में पेपर दिया है दोस्तों, वो फटाफट अपना उत्तर भी मिलाते चलेंगे, ठीक है, कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जिनका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। दोस्तों देखिए, जो चौथा शिफ्ट का पेपर हो रहा है ना, वो काफ़ी अंधेरा हो जा रहा है। तो बच्चे जैसे ही सेंटर से छूटते हैं अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, ट्रेन पकड़ना होता है, बहुत सारी समस्या होती है, जैसा कि आपको भी पता है एग्जाम देने जाते हैं तो चौथा शिफ्ट में अंधेरा हो जा रहा है, तो इसलिए बच्चे रिव्यू नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कम प्रश्न है, लेकिन दोस्तों 100% रियल प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, आपसे भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखा गया है कि रिपीट भी प्रश्न हो रहे हैं। तो रिपीट कौन सा प्रश्न हो जाएगा ये तो एसएससी वाले जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस एनालिसिस बढ़िया से देखें और तैयारी घर पे बैठ के करते रहें। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के और भी हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर में दोस्तों उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से लगता है उत्तर प्रदेश का सीमा। पश्चिम में बात करें तो हरियाणा राज्य, दिल्ली तथा राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। जबकि दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से यूपी की सीमा साझा होती है। और पूर्व में बात करें तो बिहार तथा झारखंड, ये दोनों राज्य से दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। दोस्तों इस बार देखा गया कि क्रिकेट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आपके जीडी के एग्जाम में, ठीक है। तो क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो आसानी से आप लोग सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन ये जो सवाल है ये वही बच्चा देगा जो इसके बारे में पढ़ा है। तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार दोस्तों जीता है मुंबई ने, याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जीता है। आइए बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए दोस्तों 2019 तक मुंबई ने कुल 41 यानी 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत लिया है दोस्तों। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था, तो पहला संस्करण दोस्तों 1934-1935 में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर था दोस्तों मुंबई कुल 41 बार रणजी ट्रॉफी जीता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुहावरा का जो मैंने 150 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करा रखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो निश्चिंत सोना दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसान मुहावरा आपसे पूछा गया है, निश्चिंत सोना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। बार बार हर एनालिसिस में बता रहे हैं कि लोक नृत्य का टॉपिक बढ़िया से देख लेना है। और वीडियो मैंने अपलोड किया था दोस्तों 2 महीना पहले, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोक नृत्य के बारे में हम लोग बात किए उस वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि फुगड़ी जो है दोस्तों गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर था दोस्तों गोवा, जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, खास करके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि फुगड़ी नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। अगले सवाल में आपसे पूछा गया कि नाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, एक शब्द का अनेक शब्द, ये सब जो टॉपिक है ना ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ठीक। तो नाव का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो देख लीजिए नौका है, डोंगी है, तरनी है, बाट है, पोत है, वन वाहन है, तरनी है, जलयान है, तरंत है, बेड़ा है, पनसुइया है, छोटी नाव भी बोलते हैं, नावर है, वहित्र और तरीका है। दोस्तों ये सारे नाव के पर्यायवाची शब्द है। अब जो एग्जाम दिए हैं बच्चे वो बताएंगे कि ऑप्शन में क्या था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, और भी दोस्तों देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि तरी भी होता है, जलवाहन भी होता है, नाव का पर्यायवाची उड़प भी होता है, कोल भी होता है, भौली भी होता है, पदालिंद भी होता है दोस्तों, जलपात्र होता है, पठावनी होता है, उत्पल्लव होता है दोस्तों, होड़, तारिणी, बाधु, तरंडी, तरंड, पतंग, ये सारे जो है दोस्तों नाव के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 86वां
संविधान संशोधन, यानी 86 जो संविधान संशोधन था दोस्तों, कब हुआ था? 2002 में। तो उस समय यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल आसान सवाल, विलोम शब्द से, तो प्रत्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, हालांकि इस सवाल को बच्चे अच्छे से नहीं बता पाए, कि कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में निलंबित किए गए। इसका सही से प्रश्न मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा प्रश्न भी लिख देंगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? देखिए दोस्तों, एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो कवित्री का शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों? तो कवयित्री इसको लिखते हैं दोस्तों। बताइए, सेट प्रैक्टिस में मैंने करा रखा है कि नहीं? कितने बार? लगभग 2 से 3 बार सेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। बात करें दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक कराए थे शुद्ध वर्तनी वाला, उसमें तो 4 से 5 बार मैंने इस प्रश्न को बता रखा था। तो जिन छात्र का आज एग्जाम था, बिल्कुल उनको यहाँ 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। तो इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश में। तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला, ये भी आप जिला का नाम भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में, यानी आपका अगर एग्जाम अंत में है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों, हिमाचल के बिलासपुर जिले में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। नदी का नाम क्या है? सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में। इसकी कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो 856 फीट है दोस्तों, याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पे कौन है? भाखड़ा नांगल, जो कि सतलज नदी के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? करेंट अफेयर्स का सवाल है। तो बन गए हैं सुरेश एन पटेल दोस्तों, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, याद रखेंगे दोस्तों। वंश वाला जो टॉपिक है ना, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी मौर्य से पूछ रहा है, तो कभी नंद वंश से पूछ रहा है। पिछले शिफ्ट में दोस्तों याद होगा आपको, शुंग वंश से पूछा था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, तारामंडल में अर्सा माइनर का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, तारामंडल में अर्सा माइनर का अन्य नाम की बात करें तो लिटिल बियर, यानी कि छोटा भालू दोस्तों, ये ऑप्शन में आपका था और यही आपका सही उत्तर भी था, याद रखेंगे। तो तारामंडल में जो अर्सा माइनर है दोस्तों, इसका अन्य नाम है लिटिल बियर। अगला सवाल देख लेते हैं, मई 2022 में कांग्रेस के कितने नेता सेवानिवृत्त हुए? ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्लियर क्वेश्चन नहीं आ पाया है। और अगर आपको लगता है जिन्होंने भी चौथे शिफ्ट में पेपर दिया है कि उनको यह प्रश्न याद है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, ताकि और सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो आपको इस प्रश्न का लिख देना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। तो इतिहास की बात करें दोस्तों कि फार्मूला 1 श्रृंखला की शुरुआत 1920 से 1930 के दशक में हुआ था और ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग के यूरोपीय चैंपियनशिप से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 1920 और 1930 के दशक में फार्मूला 1 रेस की शुरुआत की गई थी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चौथे शिफ्ट का 13 जनवरी का पेपर का एनालिसिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, और लाइक तो करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लेना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।